हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो भाई आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर ये जो 7th मॉड्यूल देखने जा रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस एंड सेफ्टी। नया मॉड्यूल आज से शुरू होने जा रहा है। प्रीवियस मॉड्यूल अभी जस्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया, दैट वाज डीसी मशीन्स। अब इस मॉड्यूल के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीक्वेंस होने वाला है, सब कुछ आज की क्लास में बताऊंगा। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी की इस क्लास में मोस्ट वेलकम है आप सभी का। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू एलटी सिस्टम्स देखते हैं। इस 7th मॉड्यूल के अंदर आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है और कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सिलेबस के अंदर का ये पोर्शन है, किन के यूनिवर्सिटी में नहीं है ये पोर्शन। ठीक है, इस पॉइंट पर देखेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी का पोर्शन है, तो हम लोग एलटी स्विच गियर से शुरू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बेसिक समझेंगे। जस्ट ये पूरा चीज़ आज की क्लास में करने वाले हैं हम लोग। एलटी क्या होता है, एचटी क्या होता है, इसके मेजर डिफरेंस क्या होते हैं, स्विच गियर क्या होते हैं, सबसे पहले यही समझना पड़ेगा क्योंकि आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल के कोर्स के अंदर इस चीज़ को पढ़ रहे हो। तो स्विच गियर्स का बेसिक एक आइडिया तो होना चाहिए, है ना। आगे चल के पावर सिस्टम में आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हो। ठीक, तो वो एक आइडिया हम लोग लेंगे। कंपोनेंट ऑफ एलटी स्विच गियर पूरा कंप्लीट फॉर्म में देखेंगे। एलटी स्विच गियर्स में सबसे पहले एलटी क्या होता है, स्विच गियर क्या होता है, फिर उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद इनकी डिजाइनिंग कैसे करते हैं, एलटी पैनल्स क्या होते हैं, ये बहुत सारा बेसिक्स। ये जो सिलेबस का जो पोर्शन लिखा होता है ना, ये मेजर फॉर्म लिखे होते हैं, इसके अंदर सब टॉपिक्स बहुत सारे बनते हैं, तो इनको हम लोग कवर करना शुरू करेंगे इस अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आज की क्लास में इतना ही पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कल की क्लास से शुरू करेंगे एसएफयूज, स्विच फ्यूज यूनिट से। ठीक है, तो एसएफयूज क्या होते हैं, देन उसके बाद एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी, ये सब क्या होता है, इनका क्या वर्किंग होता है। एलटी मेजरली आपके सिलेबस में LT के बारे में पढ़ना है, तो एलटी से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वायर्स, ये अगला पोर्शन यहाँ से शुरू हो जाता है कि वायर के टाइप्स। एक्सएलपी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन काफी एग्जाम में आपके आया है ना। एक्सएलपीई, इसका कंस्ट्रक्शन, कोर टाइप। अगर आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं तो आपके पेपर में आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एक्सएलपी का। एक एक से अगर आप हैं तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, एग्जैक्टली एक्सएलपी का ही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो ये सब वायर्स के बेसिस पे आते हैं। इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो एमसीसीबी, एमसीबी, एसएफयू, ये तीन क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में आके मिले हुए हैं। प्रॉपर 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है इनका, हायर सीधे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछेगा, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पूछेगा इसका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना रेगुलरली आते रहते हैं। बाकी अदर यूनिवर्सिटी, जिनकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस ये नहीं है, आप लोग स्किप कर सकते हैं इस लेक्चर को। आपके लिए पैरेलली इंडक्शन मशीन्स का पोर्शन भी शुरू हो जाएगा अब जल्दी। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ अर्थिंग एंड लाइटिंग प्रोटेक्शन पर जाएंगे। लाइटिंग अरेस्टर्स, अर्थिंग में टाइप्स ऑफ अर्थिंग एंड ग्राउंड, न्यूट्रल प्रोटेक्शन, न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या होता है। ठीक है, मशीन्स में क्या करते हैं, और जो सप्लाई सिस्टम होता है हमारे घरों का, उसमें कौन सी टाइप से अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, इनके बीच का मेजर डिफरेंस। टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स, ये 2 जगह लिखा हुआ है तो इसको इग्नोर करिए। टाइप्स ऑफ बैटरीज यहाँ से शुरू होता है। बैटरीज के टाइप्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द बैटरीज एंड एलिमेंट्री कैलकुलेशन जो होता है ना, एनर्जी, पावर फैक्टर, इंप्रूवमेंट एंड बैटरी बैकअप, उससे रिलेटेड इतना ही पोर्शन। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो मेजर पोर्शन है वो यहाँ पर है, ये इतना पोर्शन, एंड हाँ इंक्लूडिंग वायर्स एंड केबल्स। तो ये इतनी दूर तक का पोर्शन जो है ना, इसी से 80% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर बन। इस चैप्टर का 80% क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये इसी शुरुआती 4-5 जो पॉइंट्स यहाँ शोन है इसके ऊपर बनता है। एक क्वेश्चन आता है बैटरी से, बस इतने पोर्शन। ठीक है, अर्थिंग कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, तो पढ़ेंगे गुड वे में, पूरा चीज कवर करेंगे। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर इसको पढ़ने में कितना समय लगने वाला है। टोटल यहाँ से मैं बता दूं, यहाँ से हमको 7 to 8 लेक्चर मैक्स, उतने में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ये पूरा चैप्टर। तो यहाँ से 7 से 8 लेक्चर आप अपने एग्जामिनेशन के डेट के हिसाब से प्लान कर लीजिए, उतने में ये पूरा चीज़ कंप्लीट होने वाला है। आज इंट्रोडक्शन सेशन, इसलिए मैं ये पूरा चीज़ बता रहा हूँ, कल के सेशन से पूरा डायरेक्ट ऑन टॉपिक रहेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो एक गुड लेवल का, एक फाइन फॉर्म का आइडिया जो है आपको मिल जाए, इस हिसाब से बनाने की मैं कोशिश करूँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग विथ आवर एलटी सिस्टम। व्हाट इज एलटी सिस्टम? सबसे पहले तो दिमाग में आएगा कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये एलटी सिस्टम होता क्या है। एक बड़ा सा डायग्राम आपको दिख रहा है बोर्ड पे, बट अभी मत देखिए इसको, अभी आते हैं काम की चीज पर। व्हाट डू वी मीन बाय एलटी सिस्टम?
सबसे पहले बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग यूनिट्स यूजुअली जब जनरेट करते हैं तो 11 केवी के फॉर्म में जनरेशन करते हैं। 11 केवी ऑफ एसी सप्लाई इज यूजुअली जनरेटेड, जो भी हम कमर्शियली पावर स्टेशन की बात करते हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि जनरेटेड सप्लाई फ्रॉम द स्टैंडर्ड पावर जनरेशन is nearly how much 11 kV। 11 kV का जनरेशन हो रहा है किसी भी जनरेटिंग प्लांट के भीतर। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है। इसके आसपास की वोल्टेज भी हो सकती है, इससे कम या ज़्यादा भी हो। रिक्वायरमेंट, ऑल्टरनेटर साइजिंग, ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट एक ये स्टैंडर्ड एक जनरल फॉर्म में अगर हम देखें तो 11 kV यूजुअली आपको हर जनरेटिंग स्टेशन में 11 kV जनरेट होता हुआ मिलता है। ठीक, फिर क्या करना होता है, हमको उसको लॉन्गर डिस्टेंस पे भेजना होता है। जनरेटिंग स्टेशन के बगल में अगर आप सप्लाई भेज रहे हो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जनरेटिंग स्टेशन से बनी हुई सप्लाई को बहुत लॉन्गर डिस्टेंस पे हमको ट्रांसमिट करना होता है। ठीक, अब हो सकता है आपके शहर के बाहर कोई जनरेटिंग स्टेशन ना हो, लेकिन आपके स्टेट में कहीं ना कहीं किसी जगह पे जनरेटिंग स्टेशन हो, तो वहाँ से आपके शहर तक सप्लाई लाइन लाने में हो सकता है 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर कराना पड़े, ट्रैवल कराना पड़े। उससे क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब कॉस्ट बढ़ेगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, वो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वोल्टेज ड्रॉप्स हो जाएगा। तो 11 केवी आप जनरेट कर रहे हो सकता है वहाँ पहुँचते पहुँचते वो 6 केवी या 7 केवी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो लॉसेस हो जाएंगे इनको भी कवर अप करना है। ठीक है, तो कैसे कवर अप करते हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन। So transmission of power is usually in 132 kV। अब देखो ट्रांसमिशन किस लेवल पर होता है। ठीक, तो 132 kV हो गया और 220 kV है ना, 400 kV, 765 kV और अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके ऊपर का रेंज भी चला जाता है। अलग अलग क्लासिफिकेशन पावर सिस्टम में जब डिटेल में आपको मैं बताऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि कैसे हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, सुपर हाई वोल्टेज, ये सब का कंसेप्ट क्या है, उसके लिए रेंजेस क्या क्या होती है। लेकिन हमको स्पेसिफिकली फोकस करना है ऑन एलटी सिस्टम। तो अब आप ये सोचेंगे कि 11 केवी जनरेट किया तो 132 केवी या 220 केवी कैसे भेज रहे हैं हम लोग, 33 केवी कैसे भेज पा रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं। ठीक है, वो सब रेंज भी होता है, 30 होता है, 66 होता है, बहुत सारा रेंज होता है। मैंने जस्ट 2-3 ही मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो वो भेजने के लिए हम लोग वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्या यूज करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके, क्यों यूज करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट, क्यों 132 केवी भेजना है जब 11 जनरेट किए 11 भी। मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन लाइन आपका बहुत ज़्यादा लेंथ का होगा तो लेंथ इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ड्रॉप्स बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते केवल 6 ही पहुँचेगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जो पावर ट्रांसमिशन में जो लॉसेज हो रहे हैं उसको कवर अप करने के लिए हम लोग पोटेंशियल को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब 132 भेजूंगा तो लॉस अगर इसमें से 100 भी हो जाएगा उतना ज़्यादा ही आउटपुट मुझको दिख जाएगा। ठीक है, जनरेट किया तो ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हम लोग, ये जो
बताया ये क्या होता है जब। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत फॉर्म में बहुत सारे जो हम लोग एलटी डिस्ट्रीब्यूशन। लो टेंशन अगर बता दो सिटी। वोल्टेज रेंज मेन मेन काम की चीजें लिखते हैं। ये लो, 1 लेस देन 1000 वोल्ट जाओगे आप और अंडर 1। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का आखिरी चरण जो होता है, लास्ट लेग जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जहां से कि अब सप्लाई फाइनली एंड यूजर को मिलने वाली है, दैट पोर्शन इज योर एलटी। ठीक है, इट इज द लास्ट लेग ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का सबसे आखिरी लेग होता है। ठीक, तो यहाँ पर फॉल्ट होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। डायरेक्टली जो एंड यूज़र से अगर कुछ गलती होगी, अगर वो किसी तरीके का शॉर्ट सर्किट करेगा, इसी टाइप का फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर देगा, ओवरलोड कनेक्ट कर देगा, तो उसकी वजह से डायरेक्ट फॉल्ट जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे आने वाली है। ठीक, इसीलिए ऐसे लाइंस को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी होता है। इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का प्रॉपर प्रोटेक्शन इंश्योर करना ज़रूरी होता है। एक फ़ायदा है, एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि हम लोग लो वोल्टेज में डील कर रहे हैं, तो इसीलिए हमको बहुत हैवी कंडक्टर्स, बहुत हैवी प्रोटेक्शन लगाने की नीड नहीं है। नुकसान ये है कि क्योंकि हम डायरेक्टली एंड यूज़र से जुड़े हुए हैं वाया एलटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो एंड यूज़र कुछ भी गलती करेगा तो उसका असर आपकी एलटी लाइन पे दिखेगा। ठीक, तो हमको एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन को इंश्योर करना पड़ता है, चाहे वो अर्थिंग हो, मोटर प्रोटेक्शन हो, फ्यूजेस के फॉर्म में हो, सर्किट ब्रेकर्स हो, रिलेज हो, ये सब गुड अमाउंट में प्रोवाइड करना होता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज एच टी डिस्ट्रीब्यूशन। एच टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये भी माइंड में आ रहा होगा कि भाई एल टी तो पढ़े सर, थोड़ा एच टी के बारे में पता चल जाए तो। ओके ठीक है, इसको समझते हैं। एल टी का एग्जाम्पल लिख लें पहले, कहाँ कहाँ पे होता है।
एग्जाम्पल्स ऑफ एलटी डिस्ट्रीब्यूशन। एलटी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? ठीक है, एलटी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या है ये पता होना जरूरी है। तो होम का पावर सप्लाई हो गया, होम पावर सप्लाई, या फिर ऑफिस बिल्डिंग का सप्लाई, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चिलर प्लांट, इन सब में जो भी सप्लाईज हो रही है, स्ट्रीट लाइटिंग हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, ये सब। एईजी का पेपर के लिए आप पढ़ रहे होते तो वहां पे पूछता है क्वेश्चन में कि स्ट्रीट लाइटिंग किस कैटेगरी में आती है। स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, चलो। आफ्टर एलटी डिस्ट्रीब्यूशन द नेक्स्ट पॉइंट इज एचटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाई टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन। हाई टेंशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए जस्ट इसको हम लोग इंट्रोडक्टरी फॉर्म में ही समझेंगे। व्हाट इज एचटी? सिंपल एक लाइन में बताना हो तो आप ये बोल सकते हो कि एनी रेंज ऑफ सप्लाई विच इज अबव 1 kV ऑफ सप्लाई इज टर्म्ड एज एचटी। सब हाई टेंशन में ही आता है, 1 kV से ऊपर जितना भी होगा, लिख देते हैं इसको, एनी सप्लाई रेंज अबव 1 kV इज एचटी। एक ही लाइन में समझ में आ गया आपको, 1 kV से ऊपर कुछ भी होगा सब एचटी होगा। ठीक है, किस लिए यूज करते हैं? पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एचटी सप्लाई यूज करते हैं। तो आप लिखोगे इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिकल पावर it is used for transferring the electrical power to longer distance with minimum loss। लॉस को मिनिमाइज करना मेन टारगेट होता है, कि अगर लॉस नहीं मिनिमाइज करोगे तो जितना जनरेट कर रहे हो उसमें से मेजर पोर्शन वेस्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल लाइन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो नॉर्मली 11 kV से 765 kV ये सब पूरे रेंज इसमें आते हैं, kV से ऊपर का कोई भी रेंज होगा वो इसमें आएगा। ठीक, तो पावर प्लांट से सब स्टेशन, और सब स्टेशन से फिर लार्ज यूनिट जो होती है इससे सप्लाई। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्या ग्राउंड केबल से एचटी भेजा जा सकता है क्या? देखो, एचटी भेजने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है कि स्टील पोल्स या टावर्स यूज करें, स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे स्टील टावर्स steel structures are used for HT lines। तो HT lines यूजुअली शहर के अंदर मिड अर्बन रीजन्स पर नहीं दिखाई देगा आपको। HT लाइन्स आपको आउटर में दिखाई देगा। आप जैसे ट्रेन में आते रहते हैं तो खेतों के ऊपर बड़े बड़े ऐसे टावर दिखाई देते हैं, है ना, इस तरीके से ऐसे पूरे ऐसे टावर्स दिखाई देते हैं ना आपको, इस तरीके से, है ना। ये टावर कम क्रिसमस ट्री ज़्यादा दिख रहा है, जो है वो रूट में आपको दिखाई देंगे, रेलवे रूट वगैरह में, या आप आउटर रीजन्स में खेतों के आसपास कहीं जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा एचटी का लाइन। अर्बन सब अर्बन्स में उतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता आपको शहर के अंदर। ठीक है, तो ये एचटी लाइन हो गया। इंसुलेशन कैसा चाहिए होता है इसके लिए? बहुत स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन, बहुत एडिशनल प्रोटेक्शन चाहिए होता है, एयर प्रोटेक्शन, वैक्यूम प्रोटेक्शन, ये सब इसके अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं सेपरेटली। ठीक, अब इस डायग्राम से आपको कुछ हेल्प मिलेगा। अगर आप इसका पूरा वर्किंग देखेंगे तो इसमें एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो देखते हैं, देखिए ये जनरेटिंग स्टेशन है। सपोज कर लो यहाँ से 11 kV की सप्लाई इन्होंने जनरेट किया, स्टेप अप किया, एचटी लाइन पे भेज दिया, 161 kV लाइट से एचटी पे भेजा इन्होंने। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से हुआ? बाय यूजिंग द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद सब स्टेशन पे आया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर,
61 को 33 केवी में इसने कन्वर्ट किया, तो कितना बना यहाँ से 33 केवी। अब ये 33 केवी मल्टीपल रीजन्स को सप्लाई होगा, सब ट्रांसमिशन कस्टमर को भी जाएगा 33 केवी वाले पे, प्राइमरी कस्टमर जो है उसके पास भी जाएगा, ठीक है 11 केवी वाले पे। तो एलटी का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा होगा, ये रीजन, ये एलटी लाइन है, इसको स्टेप डाउन करेगा, फिर सेकेंडरी कस्टमर को भेजेगा। सेकेंडरी कस्टमर में आते हैं हम सब और कॉमर्शियल यूनिट्स, ऑफिस स्पेसेस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। 415 से 230 वोल्ट का रेंज का सप्लाई जो है वो यहाँ पे मिलेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो 415 के आसपास सप्लाई आपको मिलेगी। सिंगल फेज एसी है तो 230, थ्री फेज एसी है तो 415 की सप्लाई वहाँ पे रहेगी, ठीक। फिर अपने यूसेज, सो दिस इज विद एलटी सिस्टम। और अगर बात करें हम लोग एचटी का, एचटी का तो सीन आपने देख ही लिया कि जो इनिशियल ट्रांसमिशन आपको दिख रहा है सप्लाई इंक्रीज्ड फॉर्म में हम लोग ये पूरा यानी 3 केवी से ऊपर की सप्लाई जहाँ से हुई वो सब कुछ एचटी सिस्टम के अंदर में आता है, ठीक है। अब एचटी में अलग अलग क्लासिफिकेशन है कि हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, सुपर हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ये सब की क्लासिफिकेशन है ना, बट दैट ऑल कम्स अंडर एचटी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या जानना चाहिए हम लोगों को, चलो अब बात करते हैं अबाउट द स्विच गियर्स। स्विच गियर्स क्या होता है, अब हमको किसके बारे में पढ़ना है, हमको 1 के सप्लाई रेंज के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करना है, ठीक है। तो अब उसके क्या होता है, वहां जाने से पहले ये समझते हैं कि सिर्फ स्विच गियर का मतलब क्या होता है। क्या समझ में है, स्विच और गियर। स्विच मतलब स्विचिंग सर्किट जितने भी टाइप के होंगे, स्विच ऑन ऑफ, इंडिकेशन, ये सारा चीज, कनेक्शन डिसकनेक्शन, पूरा प्रोसेस जो होता होगा वो सब स्विचेस के अंदर में आता है। गियर्स, गियर जैसे आप बाइक चलाते हो, आप राइडिंग गियर्स पहनते हो, स्केटिंग करते हो तो स्केटिंग गियर्स पहनते हो, स्विमिंग करते हो तो स्विम गियर्स पहनते हो। तो वो गियर्स जो हैं वो क्या चीज़ के लिए होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, ठीक। तो द स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन टर्म वो इंक्लूड करता है द मेन कंपोनेंट ऑफ स्विच गियर, प्रोटेक्शन। इंस्ट्रूमेंट जितने हो के अंदर आता है, क्योंकि वहां स्विच गियर्स होंगे। जब आप एलटी पे काम करोगे तो एलटी के लेवल के स्विच गियर्स होंगे, वहाँ अननेसेसरी आप थोड़ी ना कॉस्ट खर्च बढ़ाओगे वहाँ पर कि ह्यूज अमाउंट का फ्यूज या स्विच गियर्स कनेक्ट कर दिया। आपको वहाँ लोअर एम्पियरेज में वर्क करना है, लो एम्पियर रेटिंग्स पे काम करना है, तो उसके हिसाब से उस रेंज के स्विच गियर्स इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो इसी चीज को हमको समझना है कि एलटी में क्या यूज होगा, ठीक। एलटी सिस्टम्स जो होंगे उसके अंदर क्या चीजों का यूज करेंगे हम लोग, चलो देखते हैं। So next is switch gears of LT system. Switch gear of LT system. LT system के switch gear क्या क्या रहेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो स्विच गियर को पहले थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं। स्विच गियर को दो कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करेंगे, इंडोर एंड आउटडोर, ठीक है। सबस्टेशन और बाहर के पोर्शन हो गए, तो कुछ इंडोर स्विच गियर्स होते हैं, कुछ आउटडोर के फॉर्म में स्विच गियर्स होते हैं, ठीक। लिखूंगा मैं स्विच गियर्स आर मेजरली क्लासिफाइड इन टू फॉर्म्स, ठीक। एक होते हैं इंडोर और दूसरे होते हैं आउटडोर। अब आप सोचोगे कि सर स्विच गियर तो स्विच गियर, इसमें इंडोर और आउटडोर का क्या सीन है। देखो इसके यूसेज के ऊपर है।
जब 60C जैसे सपोज कर लो, जब हम लोग 66 केवी से ऊपर की सप्लाई पे काम करते हैं तो वो सब आउटडोर स्विच गियर्स वहाँ यूज होता है। अबव 66 केवी सप्लाई वी हैव आउटडोर स्विच गियर्स। और इंडोर कहाँ पे यूज होता है? बिलो 66 केवी वी हैव इंडोर स्विच गियर्स। शॉर्ट में लिखा है मैंने एसजी। ठीक है, ये सब इंडोर यूज होता है। क्यों इंडोर यूज कर रहे हैं? इसको इकोनॉमिक कंसिडरेशन के हिसाब से यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फिर वाटर प्रूफिंग और टेम्परेचर से बचाने के लिए स्विच गियर्स नहीं देखेंगे, हम लोग नहीं एग्जैक्ट प्रोटेक्शन जो चाहिए उतना प्रोवाइड करें। एडिशनली उसमें IP67 या इस टाइप की रेटिंग्स की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उससे कॉस्ट बढ़ेगा। तो हम लोग उसकी हाउसिंग जो है उसको इंडोर कर देते हैं। तो इंडोर हाउसिंग होने की वजह से वो सारा कॉस्ट बच जाता है, जो एडिशनली वाटर प्रूफिंग और एडिशनल कोटिंग्स और एडिशनल चीज़ें आप उसमें प्रोवाइड करते, जिससे उसका कॉस्ट बढ़ता, वो सब हम लोग अवॉइड कर लेते हैं। अगर हमारी सप्लाई रेंज 66 केवी से नीचे की है, सब बहुत सप्लाई रेंज के ऊपर डिपेंड करती है। और आउटडोर होगा कब? जब 66 केवी से ऊपर की सप्लाई रेंज होगी, तो वहां पर मेजरली आउटडोर स्विच गियर्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो इसका मेजर फंक्शन क्या होता है? प्लांट से निकलने वाली सप्लाई सब स्टेशन पे पहुंचने के समय प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना टू द सब स्टेशन से निकल के डिस्ट्रीब्यूशन से आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे आ रही है, आपके घरों तक सप्लाई आ रही है, तो एंड यूजर की तरफ से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कि उसके एंड पे अगर कुछ फॉल्ट हो तो मेन लाइन को अफेक्ट ना कर सके। ऐसे पूरा प्रोटेक्शन का वर्क जो है, स्विचिंग का वर्क जो है, ये सारा चीज प्रोवाइड करना स्विच गियर्स का काम होता है। ठीक, अब LT, HT और ST मेजर जो स्विच गियर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, किसमें कौन सा स्विच गियर यूज होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, सब पे क्या क्या स्विच गियर यूज होता है। तो देखो, हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि LT या लो टेंशन स्विच गियर जो होता है फॉर द सर्किट्स बिलो द रेटेड वोल्टेज ऑफ 1000 वोल्ट, वहीं पे यूज होगा। 1 kV से नीचे की सप्लाई रेंज ही लो टेंशन सप्लाई होती है AC, और DC में 1200 वोल्ट उससे नीचे की सप्लाई होगी, दैट विल बी टर्म्ड एज LT। DC में भी LT होगा ना, ये भी ध्यान रखिएगा। यूजुअली हम जो भी LT और ST की बात करते हैं तो माइंड में AC ही रहता है। बुक्स में 90% ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम आप AC के बारे में ही बात करते देखोगे, बट DC में भी LT होता है 1200। तो ये सब होते हैं। HRC use of ये पूरा पढ़ना है आपको। देन सेकंड क्या यूज कर, ठीक है। बहुत मेन कंपोनेंट ऑफ स्विच गियर्स होते हैं ये सब। ठीक है, वोल्टेज लेवल हाई है, ज़्यादा प्रोड्यूस स्विचिंग करने के कोरोना और
स्विच ओपन या क्लोज जब होता है तो जोरदार आर्किंग जैसी दिखाई देती है, तो वो सब हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम है। तो उससे डील करने के लिए उस लेवल के स्विच गियर्स जो है उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर आपको। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब एलटी सप्लाई अगर है तो एलटी सप्लाई में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इंडस्ट्री विजिट किए होंगे तो आपने वहां पे बहुत सारे पैनल्स देखे होंगे। पैनल्स कैसे दिखाई देते हैं? यूजुअली एल्मीरा के जैसे दिखाई देते हैं, ऐसा लगेगा कि रूम में बड़े बड़े एल्मीरा इंस्टॉल्ड हैं, बस मेटल के हैं। ठीक है, और वो बेसिकली एल्मीरा नहीं होते हैं, वो हाउस्ड किए होते हैं बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर। आज उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक, अब स्पेसिफिकली एलटी पे बात करें तो हमारे पास इंडस्ट्री में होते हैं एलटी पैनल्स। चीज़ों को एक जगह पे कंपाइल करने के लिए एलटी पैनल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, सो दे आर the housing where the switch gears are assembled for better control and fault elimination। fault elimination ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, ऐसे तो सिर्फ थ्योरी लिखते रहेंगे हम लोग, है ना। इसको थोड़ा सा देखते हैं, विजुअलाइज करोगे, देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगी। ठीक है, चलो आपको एलटी पैनल दिखाते हैं थोड़ा सा। ये आप लोगों ने देखा होगा इंडस्ट्रीज, अगर आपने विजिट किया होगा या अभी आगे चल के करेंगे आप लोग जब 4th सेमेस्टर में पहुंचेंगे, है ना, तो वहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल विजिट वोकेशनल ट्रेनिंग का पोर्शन भी रहेगा। अगर इससे पहले आप लोगों ने देखा हुआ है कहीं पर तो ज़रूर ऐसे यूनिट्स आपने देखे होंगे। बहुत सारी कलर की लाइटें जलती रहती हैं, स्विचेस होते हैं, कुछ मीटर्स चलते होते हैं अंदर, है ना, और ऐसे बॉक्स जैसा सेगमेंट होता है जो खुल भी सकता है, ओपन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हैंडल्स होते हैं बड़े बड़े से, इस टाइप के नॉब्स बने रहते हैं, है ना। यूजुअली इसके अंदर कुछ ना कुछ लाइट जलती हुई दिखेगी आपको, रेड, ग्रीन और एम्बर कलर की लाइट जो है, ये 3 टाइप में से कोई ना कोई कलर की लाइट जो है वो जलती हुई दिखती रहती है आपको। प्लस कुछ ऐसे बॉक्स शेप में ऐसे मीटर्स दिखाई देंगे आपको, है ना, और ऐसे लीवर्स दिखाई देंगे जिनका मूवमेंट जो है वहाँ के लोग कराते हैं कुछ पर्टिकुलर लाइटों के जलने पे। इसी सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं एलटी पैनल। दिस एंटायर पोर्शन इज नोन एज एलटी पैनल। स्पेसिफिकली एचटी पैनल भी होता है, बट एलटी पैनल जो होता है वो हम लोग क्योंकि अभी एलटी पढ़ रहे हैं इसलिए एलटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लो टेंशन पैनल बोर्ड कहे जाते हैं ये लोग, लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोर्ड्स भी बोलते हैं इनको। इनका बहुत सारा पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है इनका? मेजर पर्पस ये होता है कि यहाँ पर जितने भी टाइप के उसके कंपोनेंट्स हैं, सर्किट ब्रेकर्स हैं, प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंडिकेटर्स, स्विचेस, ऑन फील्ड क्या हो रहा है उससे रिलेटेड जो इंडिकेशन होना चाहिए, इन सब का एक सिंगल हाउसिंग जो होता है वो यहाँ प्रोवाइडेड होता है, जिसको कोई पर्सन अकेले सिंगल हैंडेडली कंट्रोल कर सके, देख सके, मॉनिटर कर सके। ठीक, या एक से ज़्यादा लोग भी, डिपेंडिंग अपॉन कि एलटी पैनल्स जो है वो किस साइज में लगे हुए हैं, कितने एरिया में फैले हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग उतने पर्सन देखते हैं इसको। तो एलटी पैनल का ये एक बेसिक वर्किंग हो गया। तो इतने प्रकार से जो होता है एलटी पैनल में सब बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एक एक करके जानेंगे कि एलटी पैनल कितने टाइप का होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल एक एक करके पहले इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलटी पैनल के कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये एक तो सबसे पहले मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। लिखेंगे दिस इलेक्ट्रिकल distribution board this electrical distribution board carries supply usually of 415 volts AC, 3 फेज के फॉर्म में 415 वोल्ट AC की सप्लाई होल्ड करता है। ठीक है, एलटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में सप्लाई के सोर्स कितने होते हैं, माइंड में क्वेश्चन आता है ना। आपको लगेगा कि सर मेन लाइन पावर सप्लाई जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट के फॉर्म में मिल रही है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आउटपुट,
केवल वही होती होगी, बट ऐसा नहीं है। एलटी पैनल बोर्ड जो होते हैं उसके अंदर डीजी से भी इनपुट आता है, तो डीजी भी एज अ सप्लाई सोर्स काम करता है, दूसरी तरफ से पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो भी सप्लाई सोर्स की तरह काम करता है। ये चीज समझने के लिए आपको इसका डिटेल डायग्राम जो है, जो मैं लेकर के आया हूँ, उसको देखना होगा। ठीक है, चलो उस पर लेकर के चलते हैं आपको। तो एलटी पैनल के दो सप्लाई बोर्ड्स, चलो आपको सबसे पहले इस डायग्राम पर लेकर के चलते हैं। ये देखिए, ये इसकी सर्किट होती है, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ एलटी पैनल। आगे चल के पावर सिस्टम का पूरा वन लाइन डायग्राम आप ड्रॉ करना सीखोगे पावर सिस्टम्स के अंदर, बट यहाँ पे पहले इस पॉइंट समझिए। सप्लाई है, ये चेंज हुई स्टैंडर्ड। ठीक, ठीक है। बहुत ज्यादा हो जाता। वहां दिखने बहुत पैनल पूरा पार्ट व्हाट, उसके लिए भी लाइन से सब होता है। तो ये एलटी पैनल का सिंगल लाइन डायग्राम है, एग्जामिनेशन में पूछता है, इसीलिए ये वाला डायग्राम आपके पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क्स अटेंड करने के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेकर के इसको ड्रॉ कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि इसके कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें होती है। एलटी पैनल के कंपोनेंट्स जो होते हैं, इसको चलो मैं ओपन कर देता हूँ जल्दी से और इसको बताता हूँ। सो व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एलटी पैनल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बस बार्स, जिसके बारे में मैंने बात किया। बस बार्स एक्चुअल एलटी पैनल के अंदर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, कलर कोडेड होते हैं यूजुअली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर फेज, येलो फेज, ब्लू फेज, यानी 1 2 3, और ब्लैक कलर जो होता है न्यूट्रल के लिए स्टैंड करता है, तो वो कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है। यहाँ पर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कनेक्टेड है, और ये पूरे जो कलर वाइज दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब पूरे बस बार है। ठीक है, तो एक्चुअल एलटी पैनल के अंदर ऐसा दिखाई देता है, इसलिए मैं फोटो लेकर के आया हूँ सब चीज़ की। देन होते हैं यहाँ पर सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर जो होते हैं मेक एंड बिल्ड प्रोसेस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्किंग होती है इनकी यूजुअली, इलेक्ट्रोमैग्नेट, थर्मल,
बहुत तरीके से वर्किंग होती है इसकी। तो सर्किट ब्रेकर्स का बेसिक फंडा ये होता है कि अगर किसी भी टाइप का फॉल्ट आए तो उस फॉल्ट को आइसोलेट करने का काम सर्किट ब्रेकर का होता है। वो सर्किट को वहां से ब्रेक करके फॉल्ट को आइसोलेट कर देता है, मेन इंस्ट्रूमेंट्स को डैमेज करने से बचा लेता है उस फॉल्ट से। तो ये सर्किट ब्रेकर का प्रोसेस होता है। सर्किट ब्रेकर को रीयूज किया जा सकता है, अनलाइक द फ्यूज। फ्यूज जो होते हैं उनको रीयूज करना मुश्किल होता है एक्सेप्ट फॉर 1 और 2, बाकी फ्यूजेस रीयूजेबल नहीं होते हैं। तो फ्यूज एक बार डैमेज हुआ तो आप उसको थ्रो आउट कर देते हो, है ना। कार्ट्रिज फ्यूज है तो आप उसको फिर रीबिल्ड कर लेते हो। तो ये सब कंडीशन होती है इसकी। तो बट सर्किट ब्रेकर में ऐसा नहीं होता है। सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं वो रीबिल्ड करने के लिए बने होते हैं, रीयूज करने के लिए बने होते हैं। तो ट्रिप ऑफ हुआ तो ट्रिप ऑन करके वापस से फॉल्ट क्लियर करो और वापस ट्रिप ऑन कर लो उसको। देन होता है हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर्स। करंट ट्रांसफार्मर्स का मेजर यूज जो होता है वो होता है मेजरिंग पर्पस के लिए। करंट मेजरमेंट करते हैं हम लोग डायरेक्टली इससे। तो सीटीज का यूज यहाँ पर मेजरली तो मेजरिंग पर्पस के हिसाब से ही होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, देखो यहाँ पर है प्रोटेक्टिव रिले, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इंडिकेटर्स एंड स्विचेस। एलटी पैनल के ही ये पूरे के पूरे कंपोनेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस फॉर्म में आपको प्रोटेक्टिव रिले दिखाई दे जाएगा। रिले में कौन कौन सा रिले, जैसे ओवर करंट रिले हो गया, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन हो गया, ओवर लोड प्रोटेक्शन हो गया, ऐसे बहुत टाइप के रिलेज जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव रिलेज में ये सब कुछ आता है। ये सब ऑटो स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं। जब किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट होती है तो ये स्विचिंग प्रोवाइड करते हैं और सीबीज को कमांड प्रोवाइड करते हैं। सर्किट ब्रेकर्स को ये लोग कमांड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देंगे। ट्रिप सिग्नल सर्किट ब्रेकर को जैसे ही मिलेगा वो ट्रिप हो जाएगा। ये कंडीशन है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं मेजरली, एनर्जी मीटर्स होंगे, है ना, और मल्टी फंक्शनल मीटर्स जो होते हैं वो होते हैं, डीएसआरस होते हैं। देन उसके बाद वहाँ पे वोल्ट मीटर, एमीटर, बेसिक एनर्जी मीटर, ये सारा कुछ इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, फिर आते हैं इंडिकेटर्स एंड स्विचेस। इंडिकेटर्स एंड स्विचेस में आप देखोगे कि मेजरली ये 3 इंडिकेटर बहुत कॉमन होते हैं। ये 3 टाइप के इंडिकेटर, एक होता है रेड, दूसरा हो गया ग्रीन और एक हो गया एम्बर। ठीक है, जिसको यूजुअली हम लोग ऑरेंज कलर से समझते हैं। ये तीनों कलर का सिग्निफिकेंस क्या है, इस पॉइंट को समझना। देखो, कभी भी अगर आपको एलटी पैनल पे रेड कलर दिखता है मतलब ऑफ कंडीशन को शो करेगा। मैं नोट्स में लिख देता हूं आपके। तो एलटी पैनल इंडिकेटर, एलटी पैनल इंडिकेटर्स में क्या क्या कलर हो गया। लेट्स से अगर रेड कलर की लाइट जल रही है, क्या समझोगे, ऑफ हो गया है। वो जो भी चीज के लिए रेड कलर की लाइट जल रही होगी वो ऑफ हो चुका है, सप्लाई बंद हो चुकी है उसकी। ग्रीन अगर जल रहा है तो, ग्रीन लाइट जल रही है तो ग्रीन लाइट इज फॉर ऑन कंडीशन। ठीक है, और अगर एम्बर कलर की लाइट जल रही है तो दैट इज फॉर फॉल्ट कंडीशन। तो सीबी का अगर वहां सेंसर लगा हुआ है और बाहर आपको एम्बर कलर की लाइट जब दिख रही है तो समझ जाना कि वहां फॉल्ट आ गया, वहां पे फॉल्ट के हिसाब से ट्रिप हो गया है वो सिस्टम। ठीक है, तो उसका फॉल्ट क्लियरिंग करना जरूरी होता है ऐसे केसेस में। ठीक है, जो जो कलर है उसको उस कलर में ड्रॉ कर लेता हूं मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। रेड का कुछ भी नहीं है और एम्बर है तो एम्बर भी अलग से नहीं है, बस ऐसा शो कर लेता है। तो ठीक है, तो ये लाइट आउटपुट जो है उसको देख के आप कैसे पहचानोगे। बाकी तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ये तो आप जानते हो उसके बारे में। एमीटर होगा, करंट बताएगा, है ना। मल्टी फंक्शनल मशीन होगी, डिजिटल मल्टी फंक्शनल मशीनें होती है यूजुअली, तो उसको में हम लोग बटन प्रेस करते हैं और वो अलग अलग चीज़ें शो कर सकती है। वो एनर्जी भी शो कर सकता है, वो आपको पावर भी शो करेगा, पावर फैक्टर भी दिखाएगा, करंट वोल्टेज भी शो करता है। एक ही मीटर होता है। तो इस टाइप से होते हैं। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो एलटी पैनल के ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंडिकेटर स्विचेस में क्या क्या होते हैं, जैसे एसीबी का स्विच हो गया तो एसीबी ऑन ऑफ, है ना, वो कलर वाइज आपको शो कर देगा। ये सब इसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सेलेक्टर स्विच होगा, सोर्स सिलेक्शन, चेंज ओवर स्विच, ऐसे मल्टीपल स्विच होते हैं, है ना। सोर्स इनपुट चाहिए कि डीजी से इनपुट चाहिए तो वो चीज़। और अगर सपोज कर लो मल्टी सेलेक्टर स्विच हो गया तो मल्टीपल सोर्सेस हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। चेंज ओवर स्विच हो गया तो जैसे ही अगर पावर सप्लाई कट हो रही है
तो हम उस कंडीशन पे एक चेंज ओवर ले लेंगे फ्रॉम DG1 टू DG2 या मेन, इस टाइप से। तो ये सब टाइप के स्विचेस जो हैं वो यहाँ अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की कि LT पैनल्स कितने टाइप के होते हैं, इन थोड़ा सा समझना जरूरी है। LT पैनल का टाइप क्या है? LT पैनल भी एक नहीं होता, बहुत वैरायटी होता है। मेजरली अगर आप देखोगे यहाँ पे इतने टोटल वैरायटी के LT पैनल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट पावर कंट्रोल सेंटर। ये सब के बारे में ना थोड़ा थोड़ा सा जानना जरूरी है, इतना पॉइंट जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं पूरा लेकर के आऊँ, इसी से मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, तो लिखने का समय बच जाएगा आप सबका। LT पैनल्स के बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द पावर कंट्रोल सेंटर, जिसको बोलते हैं PCC पैनल। PCC पैनल का काम क्या होता है? उसका काम होता है पावर को केवल डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको उसको कंट्रोल प्रोवाइड करना। कितनी पावर भेजी जानी है ना, कम ज़्यादा लोड के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर मेंटेन करना है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर या जनरेटर से मेन पावर सप्लाई कितनी आ रही है उसको सिर्फ कंट्रोल करने का काम PCC का होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेटअप के लिए। नेक्स्ट क्या होता है, नाम समझ गए होगे, होते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, लैगिंग रिएक्टिव डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे ड्रॉप होगा आपको वहां से पेनाल्टी लग, प्लस दूसरा चीज पेनाल्टी भी चार्ज हो जाएगी। इस सब पैनल क्या है ना, डिजिटलाइजेशन पैनल का अगर हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ लोड है तो हम मल्टीपल सोर्सेज या मल्टीपल डीजीज है, मान लो 5 DG लगे हुए सिस्टम में या 2 DG लगे हुए हैं अगर, तो दोनों डीजीज इक्वल लोड शेयरिंग करें। ऐसा ना हो कि एक डीजी बहुत हैवी लोड शेयर कर रहा है और दूसरा डीजी जो है उस पर लोड ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन ना है। तो डीजीज लोड को बराबर मात्रा में शेयर करें, गुड अमाउंट में शेयर करें और इवनली शेयर करें। इसके लिए हम लोग मल्टीपल डीजल जनरेटर्स को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं एक साथ बाय यूजिंग द डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल, ठीक है। तो पावर सप्लाई अनइंटरप्टेड चलती है, अगर ग्रिड फेल भी हो गया तो पावर सप्लाई लगातार चलती रहेगी, और दूसरा डीजी के लिए लोड शेयरिंग को भी बराबर बनाए रखेगा ये। नेक्स्ट उसके बाद होता है चेंज ओवर पैनल, जिसको ATS या AMF पैनल बोलते हैं। ATS का मतलब हो गया ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच, ATS मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच, और AMF क्या होता है, ऑटोमेटिक मेंस फेलियर। ये दोनों का अलग अलग पैनल होता है। तो ट्रांसफर स्विच क्या करता है, ग्रिड और जनरेटर के बीच में ट्रांसफरिंग करता रहता है, ग्रिड फेल हुआ तो जनरेटर पे स्विच करेगा ये। और AMF क्या होता है, ये जनरेटर को तुरंत शुरू करने का काम करेगा जैसे ही पावर फेलियर होगा। तो पावर इधर फेल हुआ और AMF स्विच एक्टिवेट होगा, वो तुरंत जनरेटर स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जनरेटर स्टार्ट तो हो गया, लेकिन हम मेन से हटके डीजी की सप्लाई पे चेंज ओवर कैसे लिए, बाय यूजिंग ATS स्विच। तो ये पैनल पूरा इन्हीं दोनों चीजों को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट इज कैपेसिटर पैनल, इसका भी काम वही है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करना, वोल्टेज की स्टेबिलिटी को बनाए रखना, सेम जैसे APFC पैनल जो कर रहा था, ठीक है। कैपेसिटर बैंक्स रिलेज ऑटोमेटिक स्विचिंग कराने के लिए रखता है। लास्ट होता है हमारे पास लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। इसका काम जस्ट कमर्शियल बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज
या पब्लिक प्लेसेस जो है वहाँ की लाइटिंग सर्किट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बस उसको कंट्रोल करने का काम है, ओनली प्योरली फॉर लाइटिंग। तो एक कोई पैनल का अगर डैमेज होता है, उसमें फॉल्ट होता है, तो भी बाकी सारे ऑपरेशंस जो होते हैं ना वो अलग से सक्सेसफुली चलते रहते हैं। अगर सब कुछ एक ही पैनल में दे देंगे, वो पैनल डैमेज हुआ तो सारा ऑपरेशन रुक जाएगा। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। चलिए आप पॉइंट समझते हैं। ठीक है, तो ये इतने टाइप के पैनल्स हो गए। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ एलटी पैनल। एलटी पैनल को डिजाइन कैसे करते हैं? देखो, एलटी पैनल को डिजाइन करने के समय ना कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले क्योंकि हम एलटी की बात कर रहे हैं तो हमारा सप्लाई वोल्टेज रेंज लो है। जो हम कंडक्टर्स या जो भी हम बस बार्स यूज करेंगे उसकी थिकनेस को बहुत ज्यादा अननेसेसरली हाई रखने की जरूरत नहीं है। सपोज कर लो 16 एम्पियर की करंट रेंज पे हमको काम करना है या 32 एम्पियर्स पे काम करना है। 32 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 16 एम्पियर्स की रेंज में यूजुअली वर्क हो रहा है। तो 16 एम्पियर की रेंज में अगर वर्क हो रहा है तो बस बार की थिकनेस को भी आप मॉनिटर करो। आप उसकी थिकनेस कम रख सकते हो जितनी स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें वहां पे कॉस्ट बचता है। दूसरा चीज ये होता है यहाँ पे, इसमें कैपेसिटर पैनल होगा यहाँ एमसीबी पूरे इस जगह से कंट्रोल पैनल का ले का रूम है रहेगी वहां पे है या नहीं है, कूलिंग सिस्टम इस पैनल एरिया है ना उनके आसपास एसी चल रहा है। 5 जो से बचाने के लिए डिजाइन होता है। तो ये पैनल की अवेलेबल होगा ताकि वो जो होगा ये मेंटेनेंस और क्या हुआ इसमें बता सकते तो उस टास्क हो जाता, लेकिन ठीक है तो ये चीज होता है। क्या होगा, पैनल्स खुद भी मेटालिक होते हैं। हम इतने हैवी सप्लाईज पे काम कर रहे हैं, 1000 वोल्ट कोई कम एक भी जाता ही है, वो कम नहीं है। तो घरों पे वो भी डेंजर जो होगा कंपोनेंट हुआ तो ह्यूज मटेरियल उसको झेल सके। सर्किट नहीं होने है ना, तो फायर रेजिस्टेंट मटेरियल होगा तो आग नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब भी पैनल डिजाइनिंग करते हैं। और बाकी कैलकुलेशन करना कि कितने वोल्टेज के लिए डिजाइन हो रहा है, कितना वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना है, तो वो तो होगा ही होगा। रेटिंग सब चीज़ों की डिसाइड होगी। ठीक है, चलो तो सीबी और फ्यूज के बारे में आगे चल के आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आज इंट्रोडक्शन था, तो आई होप कि एक गुड लेवल का आइडिया आपको स्विच गियर और एलटी पैनल्स के बारे में, एलटी स्विच गियर्स के बारे में हो गया होगा। एलटी सप्लाई क्या होती है, कैसे कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब आपको गुड वे में समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। कल की क्लास से हम लोग स्पेसिफिकली एसएफयू से शुरुआत करेंगे। स्विच क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, रिलेज क्या होता है, इनके बारे में अब डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, तो मज़ा आएगा। प्रैक्टिकल फॉर्म में बताऊंगा आपको, सारी चीज़ें वैसे ही समझिएगा। एग्जाम के प्रेशर को एक तरफ रखिए, इन चीज़ों को सीखने के हिसाब से समझिए, तो अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, और ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एग्जाम के लेवल से भी प्रिपेयर हो जाएंगी।
तो मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट सेशन में. टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट एंड कीप वॉचिंग ऑल ऑफ द लेक्चर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.